नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष ओझा एक बार फिर से आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कारीगर। ये कहानी गोपाल नाम के एक ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद व्यक्ति की है जिसकी तरह के लाखों करोड़ों हुनरमंद लोग छोटे गांव और कस्बों में अपने परिवार को पालने के लिए काम कर रहे थे एक समय। लेकिन इस आधुनिकता में जब छोटी जगह पर उनके इस हुनर की कदर नहीं हुई, उससे वो अपने परिवार को पालने में असफल रहे, तो उन्होंने फिर बड़े शहरों का रुख किया और बड़े शहरों के कारखानों और शोरूम में नौकरी करने लगे। इस तरह से वे अपना पेट जैसे तैसे, अपने परिवार और अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन इस महामारी के दौर में, इस कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ और उसके कारण जो हालात बने, उस हालात ने परिवार पालने का उनका यह जरिया भी छीन लिया। और इसके बाद इस लॉकडाउन के कारण जो परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी, इससे किस तरह से व्यवस्था के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगा, ये ही सारी बातें कहने का प्रयास किया है इस कहानी में। सुनिएगा। बस के गांव के बाहर रुकते ही गोपाल और साथ आए लोग नीचे उतरे। गोपाल ने वहां मौजूद लोगों पर निगाह डाली। सरपंच दादा के अलावा 2-3 चेहरे पहचाने हुए लग रहे थे, बाकी सब अनजान थे। शायद आसपास के अन्य गांवों से लोग अपने लोगों को लेने आए थे। वे सब रेल से शहर तक आए थे और फिर वहां से ये बस उन्हें अपने गांव तक लाई थी। 2 महीने से ऊपर हो गए थे उसे और उसके जैसे दूसरे लोगों को। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उसकी और उसके जैसे दूसरे लोगों की जिंदगी एक तरह से नर्क में बदल गई थी। और ये नर्क भोगते हुए आज उन्हें 2 महीने से ज्यादा समय हो गया था। न रहने का ठौर रहा, न ही खाने का ठिकाना। बस जैसे तैसे अपने पास की हर एक चीज के बदले जिंदगी खरीद रहे थे। हर कोई मजबूरी में मदद के नाम पर गरीबों को ठगने और लूटने में लगा था। आजकल तो सरकार के नाम से उसे नफरत सी हो गई थी। इसीलिए जब उसके एक साथी ने कहा कि सरकार उन लोगों को घर भेजने के लिए व्यवस्था कर रही है, तो उसे इस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। मगर अनमने मन से उसने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दिया और आज वह गांव आ गया था। मगर इससे भी सरकार नाम से उसकी चिढ़ खत्म नहीं हुई थी। इस बवाल से पहले भी वे लोग कोई शाही जिंदगी नहीं जी रहे थे। मगर गोपाल बहुत असंतुष्ट भी नहीं था। गोपाल एक कारीगर था, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर। लकड़ी की कारीगरी का हुनर गोपाल को विरासत में मिला था। पीढ़ियों से उसके परिवार यही काम करता आ रहा था। जब वो स्कूल में पढ़ता था, तब से ही वह भी इस काम को सीखना शुरू कर रहा था। मगर जब वह 5 साल का था, तभी उसके पिता और माँ की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके ताऊजी ने पाला था। उनकी 3 लड़कियां भी थी, मगर लड़का कोई नहीं था, तो उन्होंने गोपाल को ही अपने सगे बेटे की तरह पाला था। लकड़ी की कारीगरी के सारे काम और सारा हुनर उसे ताऊजी ने ही सिखाया था। वे कहते थे, देख गोपाल, पेड़ कई तरह का होए, कोई नीम सा कड़वा, कोई आम सा रसीला, तो कोई बबूल सा कांटेदार। मगर हम लकड़ी के कारीगर हैं। हमारा काम है उसकी लकड़ी का सही से उपयोग करना। पेड़ की तासीर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दुनिया में इंसान भी हुए हैं, अलग अलग तासीर के।
लेकिन कोई अच्छाई तो हर इंसान में होवे, कोई ना कोई काम का तो सब निकल ही जावे। वो सिर हिलाकर हामी जरूर भरता, मगर ताऊजी की इस तरह की कई बातें गोपाल को उम्र के उस पड़ाव पर समझ नहीं आई थी। गोपाल के स्कूल में पढ़ने के समय से ही गांव में उनका लकड़ी के सामान बनाने और उसको बेचने का सौदा जो है एक तरह से घाटे का होने लगा था। दुनिया तरक्की कर रही थी, लोग अब बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर से काम कर रहे थे, हाथ ठेले की जगह मिनी लोडिंग ने ले ली थी, दरवाजे खिड़की के लिए लकड़ी से सस्ते कई अन्य तरह के सामानों के विकल्प आ गए थे। पास के शहर में भी धंधे का भविष्य नहीं दिख रहा था। 12वीं तक पढ़ने के बाद गोपाल ने अपना पुश्तैनी काम संभाल लिया था, क्योंकि अब ताऊजी की सेहत भी ज़्यादा काम करने के लायक नहीं रही थी। 6 महीनों में ही गोपाल को मालूम पड़ गया कि गांव में रहकर इस काम से परिवार का पेट पालना अब संभव नहीं हो पाएगा। उसकी 2 बहनों की शादी ताऊजी कर चुके थे, मगर तीसरी की शादी और उसकी खुद की शादी के लिए वे बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही बातों बातों में एक बार ताऊजी ने से उनके बड़े जमाई ने कहा, आप गोपाल को मेरे पास क्यों नहीं भेज देते? अच्छा काम करता है, उसका हाथ अच्छा है इस काम में, शहर में फर्नीचर के कारखाने में नौकरी करेगा तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ के धंधे में तो कुछ रखा नहीं है। ताऊजी का मन तो नहीं था गोपाल को अपने से दूर करने का, मगर अब ये जरूरी लग रहा था। 13 साल हो गए थे आज उस बात को। आज उसके 2 बच्चे थे, बेटा नवीन 8 साल का और बेटी रंजना 5 साल की। शहर में परिवार सहित रहने की हैसियत तो इस नौकरी और तनख्वाह में उसकी आज भी नहीं हुई थी। उसकी पत्नी मंगला और बच्चे गांव में ही रहते थे। गोपाल साल में 2-3 बार घर जाता था। जब भी घर जाता, दोनों बच्चे उससे चिपक जाते। पप्पा हमारे कपड़े, पप्पा हमारे खिलौने, पप्पा हमारी मिठाई, पप्पा हमारी चॉकलेट। जब तक वह गांव में रहता, बच्चे उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। वह भी घर आकर बहुत सुकून महसूस करता और यही यादें उसे शहर के काम की सारी थकान भुलाने में मदद करती। मगर इस बार के हालात कुछ अलग थे। इस बार वह कैसे फटेहाल अपने घर आया है। गंदे मैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, कई दिनों से ठीक से नहाया तक नहीं, और जेब में एक ढेला तक नहीं। उसे अपने आप पर शर्म आ गई, इसलिए उसने मंगला को उसे लेने के लिए आने से इनकार कर दिया था। वह पत्नी और बच्चों को इस फटेहाल हालत में नहीं मिलना चाहता था। सरपंच दादा ने उसके नमस्कार का जवाब देकर बताया कि उसे अगले 15 दिनों तक यहीं गांव के बाहर उनके खेत पर बने एक फार्म हाउस के कमरे में अलग से रहना होगा। इसके बाद ही वह अपने घर जा सकता है। गोपाल को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह तो कुछ सुकून महसूस कर रहा था कि उसे एकदम से बच्चों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरपंच दादा के मुफ्त का सरकारी राशन घर भिजवाने वाली बात पर उसने तुरंत कहा, दादा मैं कारीगर हूँ, भिखारी नहीं। पैसा जरूर खत्म हो गया है, मगर आत्मसम्मान अभी भी बचा है। आप दूसरे जरूरतमंदों की ध्यान दें, अपना व्यवस्था मैं खुद कर लूँगा। सरपंच दादा चले गए। अगले दिन कुछ सरकारी साहब लोगों के साथ फिर आए। मालूम पड़ा कि तहसीलदार साहब यहाँ की व्यवस्था देखने आए हैं। सरकारी लोगों से चिढ़ को गोपाल अपने चेहरे पर आने से रोकने का भरसक प्रयास करता रहा और उसने कोशिश करी कि वो कम से कम उनके सामने जाए। कमरा और सामान देखकर वे सब चले गए। मंगला आकर दोनों टाइम खाना दे जाती और चाय नाश्ता गोपाल खुद बना लेता। 2-3 बार बच्चे भी मंगला के साथ आए। उनकी खोजी नज़रें अपने खिलौने मिठाई खोज रही थी, मगर मुंह से कुछ बोले नहीं। गोपाल और मंगला दोनों भी खामोश रहे। वे समझ गए थे कि बच्चे क्या खोज रहे हैं। मंगला ने दोनों बच्चों को बताया था कि उनकी सारी चीज़ें उन्हें घर आने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि अभी तो 15 दिन तक चीज़ों को भी
जो भी खाने की चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है और उनको भी वायरस लग सकता है, ऐसा कह के अभी तो बच्चों को उसने बहला दिया था। इस बीच एक दिन सरपंच दादा आए और बोले, गोपाल, गांव के रास्तों को चारों तरफ से बंद करने के लिए लकड़ी के बैरिकेड्स बना सकते हो क्या? खाली बैठे बैठे समय नहीं कट रहा होगा तो कुछ मन लग जाएगा। गोपाल ने मना नहीं किया, सोचा यहाँ रहने का एहसान भी उतर जाएगा, इनका ये काम कर ही देते हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। आज वह घर जा सकता था, मगर गोपाल अपने बच्चों का सामना करने में बहुत हिचकिचा रहा था। यह उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लग रही थी। अंदर ही अंदर वह एक अजीब सी ग्लानि महसूस करने लगा। मंगला बच्चों के साथ आई और बच्चों ने आते ही सबसे पहले पूछा, पप्पा हमारी चीजें? गोपाल बैरिकेड्स बनाने में बच गई लकड़ी और रंगों के बनाए हुए खिलौने हाथ में लेकर बोला, ये लो रंजू अपनी गुड़िया, और नवीन ये लो तुम अपनी गाड़ी, और हमारी मिठाई पप्पा, दोनों एक साथ बोले। गोपाल अब अपने आप में सिमटा जा रहा था कि क्या जवाब दे, क्या चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, पापा के शहर की सारी मिठाई की दुकानों को तो के लिए तो 2 महीने से बंद है, फिर पापा मिठाई कैसे लाएंगे तुम बच्चों के लिए? आवाज सरपंच दादा के साथ आए तहसीलदार साहब की थी। उन्हें देखकर गोपाल के चेहरे पर एकदम से अप्रसन्नता के भाव आ गए, मगर उनका ध्यान गोपाल की ओर था ही नहीं। उन्होंने अपने साथ आए आदमियों से 2 पैकेट बच्चों के सामने रखवाए और कहा, लेकिन तुम्हारे पापा ने पैसे देकर कहा था कि वे बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए शहर से तुम्हारे लिए सब मंगवा दे, तो हमने सब मंगवा दिए। गोपाल ने मंगला की ओर देखा। आंखों ही आंखों में मंगला कुछ समझ गई। वह तुरंत बच्चों को लेकर बाहर चली गई। अब गोपाल रुके स्वर में सरपंच दादा से बोला, मैंने कहा था दादा कि मुझे या मेरे परिवार को सरकारी खैरात नहीं चाहिए। हम कारीगर हैं, भिखारी नहीं। सरपंच दादा ने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे पता है गोपाल, लेकिन ये खैरात नहीं है। तुम्हें याद है जब तहसीलदार साहब पहली बार यहाँ व्यवस्थाएं देखने आए थे, तब तुम्हें राशन देने के बारे में पूछने पर मैंने बता दिया था कि तुमने मुफ्त का राशन लेने से इनकार कर दिया था। तुमने गांव के लिए बैरिकेड्स बनाए थे ना, वे मुझे तहसीलदार साहब ने ही तुमसे बनवाने को कहा था। और ये जो खरीदा हुआ है, ये जो चीज़ें हम लाए हैं तहसीलदार साहब और हम, ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई चीज़ें हैं, कोई खैरात नहीं। और ये बाकी के बचे हुए रुपए, पीछे से तहसीलदार साहब बोले और एक लिफाफा सामने रख दिया और कहा, मुझे सरपंच जी ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है गोपाल। मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले दिनों बहुत दुख झेले हैं, बहुत से लोगों ने तुम्हारी परेशानी का गलत फ़ायदा भी उठाया होगा, लेकिन सब लोग एक समान नहीं होते हैं और जीवन भी इन परेशानियों से रुकता नहीं है। ये कोई मेरा एहसान नहीं है तुम पर। सरकार ने तुम्हारे जैसे हुनरमंद लोगों के लिए जो योजनाएं चला रखी है, उसी योजना में तुम्हारे काम की कीमत है। ये मुझे खुशी है कि तुम जैसे नौजवान ने इतनी परेशानी झेलने के बाद भी अपने आत्मसम्मान से और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अब कुछ दिन घर पर आराम करो, फिर यहीं अपना काम शुरू करो। तुम एक हुनरमंद कारीगर हो। सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलती है वो सब हम तुम्हें दिलवाएंगे। गोपाल के हाथ खुद ब खुद धन्यवाद की मुद्रा में जुड़ गए। वह धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। नवीन और रंजू के हंसने की आवाज़ें आ रही थी बाहर से। धन्यवाद मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आपको, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।